हेलो फ्यूचर डॉक्टर, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को बहुत ही अच्छे से देखे होंगे, आपको बहुत ही अच्छे से फर्स्ट और सेकंड लेक्चर समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, किसको? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, और लाइफ स्पैन को, क्लोन को, सेल डिवीजन को, बाइनरी फ्यूजन को। ये सारी चीजें क्या, ये सारी चीजें बेसिक से आपको जरूर जरूर आना चाहिए। बर्ड्स को कवर किया था, इंसिस्टेशन को कवर किया था, स्पोरियोलेशन को कवर किया था, जू स्पोर्स को कवर किया था, कोनिडिया, बर्ड्स, जेम्यूल, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल, इन सारी चीजों को हमने बहुत अच्छे से कवर किया था। और हमने क्या कवर किया था? रनर, राइजोम, सक्कर, ट्यूब और ऑफसेट। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर्स में इन सारी चीजों को कवर किया था। अगर आपको कहीं डाउट्स हैं तो पीछे का लेक्चर प्लीज जाके जरूर देखिए, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिए। अपने दोस्तों के पास भी यार वीडियो को शेयर कर दो, ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ें। उनको बताओ कि एक नया टीचर मार्केट में आया है जो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ाता है। ठीक है, चलिए, हमने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंसेस होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंसेस होता है। जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अंदर ओनली वन पेरेंट्स की जरूरत होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? इसके अंदर ओनली वन पेरेंट की जरूरत होती है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, इसके अंदर दो पेरेंट्स की जरूरत होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की जरूरत होती है, जिनकी गैमिट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? गैमिट्स बनते हैं। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स। गैमिट्स बनने के बाद से जो दो गैमिट्स होते हैं ना, जाकर आपस में फ्यूज होते हैं और जाइगोट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जाइगोट्स बनाते हैं। तो इनसे हमें क्या पता चलता है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Sexual reproduction involve fusion of male and female gametes of offspring not exactly similar to their parents। ठीक है, देखिए, जो गैमिट्स है ना, जो गैमिट है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। ठीक है, ये लाइन जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गैमिट्स जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते, लेकिन असेक्सुअल प्रोडक्शन में गैमिट्स का फ्यूजन नहीं होगा। समझ गए? चलिए, मैं आपको एक बार और बताता हूं। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, उसके अंदर गैमिट्स बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी गैमिट्स का मिलन नहीं होगा, कभी गैमिट्स आपस में फ्यूज नहीं होंगे, उनका फ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट्स के फ्यूजन के बाद जाइगोट बनता है। देखिए, सीधे विपरीत है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स के फ्यूजन के बाद क्या बनता है? जाइगोट्स बनता है, और फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। और ये सब कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसमें बस हम जान लेते हैं कि फ्यूजन के बाद से जाइगोट्स बनते हैं। देखिए, जाइगोट बनने के बाद से वो डेवलप होता है एम्ब्रियो में, और उसके बाद अगर ह्यूमंस की बात करें तो आफ्टर 9 मंथ के बाद से जो आफ्टर 9 मंथ के बाद से जो बेबी है ना, वो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होती है अपने पेरेंट्स की। जो बेबी है वो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होती है पेरेंट्स की। समझ लीजिए कि जैसे आप और हम हैं, क्या हम एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स से सिमिलर है? नहीं है, बिल्कुल कार्बन कॉपी नहीं है। हम एग्जैक्टली कॉपी नहीं है, क्योंकि यहां पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए हैं। क्या हुए हैं? दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए। एक मेल गैमिट्स आया है, एक फीमेल गैमिट्स आया है, और दोनों गैमिट्स आपस में फ्यूज हो गए हैं और एक जाइगोट बना लेंगे, और यही जाइगोट आगे जाके डेवलप होके एम्ब्रियो बनता है, और फिर एम्ब्रियो डेवलप होके बेबी बनता है।
ठीक है, समझ गए, चाहे वो किसी भी एनिमल का हो, चाहे वो किसी भी एनिमल का हो। तो आप लोगों के बात में एक दिमाग तो क्लियर होनी चाहिए कि 50% चांस तो मेल के जैसे होंगे और 50% चांस फीमेल के जैसे होंगे, ठीक है। तो दोनों गैमेट्स के कॉम्बिनेशन से ये जाइगोट बनता है। तो इसलिए कुछ नया वेरिएशन हमें देखने को मिलता है, कुछ नया वेरिएशन निकल के आता है। तो अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, चलिए देखते हैं। लोअर ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, हायर एनिमल्स, सिमिलर पैटर्न्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। लोअर ऑर्गेनिज्म हो गए, प्लांट्स हो गया या फिर हायर एनिमल्स हो गए, इन सभी के अंदर जो पैटर्न है ना रिप्रोडक्शन करने का, वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। क्या होता है? सिमिलर ही होता है। देखिए, चाहे वो लोअर ऑर्गेनिज्म हो, उनमें भी गैमेट्स बनेंगे, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फिर क्या होगा? फिर जाइगोट बनेगा। कईयों के अंदर होता है, जैसे कि आप प्लांट्स में भी देख लीजिए, हायर एनिमल्स में भी देख लीजिए। ये जो बेसिक्स पॉइंट है ना, जो बेसिक्स है, वो हर किसी में आपको देखे जाएंगे। अब आप एक मेरी बात सुनिए, मान लीजिए एक कार है, कार किसी भी कंपनी की हो सकती है, कार कितनी भी महंगी हो सकती है, कितनी भी सस्ती हो सकती है, ठीक है। इसके अंदर अलग अलग इंजन हो सकते हैं, अलग अलग मॉडल्स हो सकते हैं, लेकिन एक चीज तो कॉमन है। वो चीज क्या है जो इन सभी में सिमिलर है? वो क्या है? व्हील्स। क्या है? व्हील्स तो आप सभी में राउंड तो लगाने पड़ेंगे, सभी में राउंड तो लगाने ही पड़ेंगे। कोई ऐसा नहीं है जिसमें आप राउंड न लगाओ, सभी में राउंड लगाओगे तभी तो वो चीज आगे बढ़ेगी। तो राउंड व्हील्स तो आपको हर एक व्हीकल में देखने को मिलेंगी, तो वही तभी तो वो चल पा रही है, ठीक है। तो क्या आपने कभी देखा है कोई स्क्वायर व्हील्स या ट्रायंगल व्हील्स? नहीं देखा ना। तो इसलिए यही रीजन है, चाहे अलग अलग कितने भी मॉडल्स आ जाए, यानी कि अलग अलग कितने भी ऑर्गेनिज्म हो, सभी के अंदर जो पैटर्न है रिप्रोडक्शन का, वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, ठीक है। चलिए अब एक बार एनसीईआरटी में भी देख लेते हैं, ठीक है, आइए। चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल्स या बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ अपोजिट सेक्स, ठीक है। देखिए, एनसीईआरटी में एकदम साफ साफ लिखता है ना, दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स बनेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स बनेंगे, या तो सेम इंडिविजुअल या तो सेम ही पेरेंट्स के अंदर मेल गैमेट्स भी बनेगा और फीमेल गैमेट्स भी बनेगा, या फिर अलग अलग पेरेंट्स के अंदर एक मेल पेरेंट्स एक फीमेल पेरेंट्स, मेल पेरेंट के अंदर मेल गैमेट्स बनेगा और फीमेल पेरेंट्स के अंदर फीमेल गैमेट्स बनेगा ऑफ द अपोजिट सेक्स, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। These gametes fuse to form the zygote which develop to form the new offspring, ठीक है। ये जो गैमेट्स बन के आते हैं ना, मेल और फीमेल, इनका फ्यूजन होता है। फ्यूजन के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है। और यही जाइगोट क्या करता है? आगे डेवलप करता है, क्या बनाने के लिए? नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए एम्ब्रियो डेवलप होता है। यहां पर उसी के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। It is an elaborate, complex and slow process as compared to asexual reproduction। देखिए कितना क्लियर बात यहाँ पे बताया गया है। अगर हम asexual reproduction से ही कंपेयर करें, तो ये एक स्लो प्रोसेस है, इसको थोड़ा टाइम लगता है। इसके बाद ये डिफिकल्ट प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और काफी ज्यादा इलेबोरेट प्रोसेस है। समझ गए? प्रोसेस धीरा होता है, अपना पूरा टाइम लेता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे गैमेट्स जो है ना, वो अलग अलग आए हुए हैं। यहां पर रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
because of the fusion of male and female gametes, sexual reproduction result in offspring that are not identical to the parents या almost themselves। ठीक है, देखिए देखिए इसका मतलब क्या हुआ। एक मान लीजिए एक कपल्स है, मैं ह्यूमन से ही रिलेट करके बता रहा हूं ताकि चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ सको, आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, आप लोग अच्छे से इमेजिन कर सको कि उस चीज को कि अगर आप अपने पेरेंट्स से अलग हो तो क्यों अलग हो, क्यों डिफरेंट हो। तो इसके लिए रीजन क्या है, बिकॉज यहाँ पे फ्यूजन होता है, अलग अलग गैमेट्स, एक मेल गैमेट्स एक फीमेल गैमेट्स, जिसकी वजह से ये जो ऑफस्प्रिंग है ना वो आइडेंटिकल नहीं होता। आइडेंटिकल का मतलब एग्जैक्ट कॉपी, आइडेंटिकल का मतलब एग्जैक्ट कॉपी, कार्बन कॉपी नहीं होता। कार्बन कॉपी हमें किस में देखने को मिलते हैं, कार्बन कॉपी बताइए हमें किस में देखने को मिलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। किस में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। किस रूप में, बोलो किस रूप में, क्लोन्स के रूप में, राइट ना। तो यहां पर किसी भी पेरेंट सेल में एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होता, और आपस में कपल्स के एक दो किड्स है ना, ह्यूमन के केस में बात करें, अगर आप बात करें अगर वो ट्विंस नहीं है, अलग अलग उनका बर्थ है, बर्थ में गैप है, तो वे एक दूसरे से रिजेंबल नहीं करेंगे। क्या आप अपने भाई बहन से एग्जैक्टली सिमिलर दिखते हैं, नहीं दिखते हैं ना, वेरिएशन है, चेंजेस है। तो वही यहां पे बात बताने की कोशिश की गई है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से इन्वायरमेंट में, इस वर्ल्ड में, लाइफ में वेरिएशन आते हैं, ओके, लेकिन सबका पैटर्न एक ही है। हम भी ह्यूमंस बींग्स हैं, हमारे पेरेंट भी ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स या फंजाई शो दैट थ्रू दे डिफर सो ग्रेटली इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, and physiology when it come to sexual mode of reproduction, surprising they share a similar pattern। Let us first discuss what features are common to these diverse organism, ठीक है। एक जनरली स्टडी की गई इन सभी ऑर्गेनिज्म को लेकर के, कौन कौन से, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, कौन कौन से, प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई, इन सभी में ये शो किया गया दैट इनके जो एक्सटर्नल यानी कि इनके जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं वो बहुत ज्यादा अलग अलग हैं। क्या है, बहुत ज्यादा अलग अलग है। अब कोई फंजाई क्या आपको ह्यूमंस की तरह दिखती है क्या, बताइए, कोई फंजाई अगर ह्यूमंस की तरह दिखती हो तो, या कोई प्लांट्स ह्यूमंस की तरह दिखता है, नहीं दिखता है, या कोई भी प्लांट्स किसी भी एनिमल्स की तरह दिखता है, नहीं दिखता है, ठीक है। आप देखो आप अपने दिमाग में दो वर्ड बैठा लो, ठीक है, कौन कौन से, मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली, कौन कौन से, मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली। मॉर्फोलॉजिकली का मतलब बाहर के फीचर्स, मॉर्फोलॉजिकली के मतलब बाहर के फीचर्स, हमारे बाहर से दो हाथ हैं, दो पैर हैं, और एनाटॉमिकली अंदर के फीचर्स, एनाटॉमिकली अंदर के फीचर्स कि अंदर से हमारे किडनी, स्टमच, लीवर्स, ब्रेन, ये सब क्या है, ये सब एनाटॉमिकली है, अंदर के हमारे फंक्शंस होते हैं। तो यहां पर यही कहा गया है कि भले ही ये सभी ऑर्गेनिज्म कितने भी डिफरेंस हो, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हो, इनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हो, कितनी भी डिफरेंस हो, जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होता है और फिजियोलॉजी होता है, हालांकि एनाटॉमी वाला जो फंक्शन है यानी कि लीवर, किडनी, ये सब बिल्कुल डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्या आप कॉकरोच की तरह है, क्या आपके बॉडी के जो एनाटॉमिकल फंक्शन है क्या वो कॉकरोच की तरह है, नहीं है। हालांकि फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और इंटरनल स्ट्रक्चर्स, कौन कौन से, फिजियोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली और इंटरनल स्ट्रक्चर्स भले ही कितने भी डिफरेंस हो इन ऑर्गेनिजम्स के, प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई, लेकिन इनके अंदर के जो रिप्रोडक्शन करने का जो पैटर्न है ना, वो
सिमिलर ही होता है, वो सिमिलर होता है। अब एक एक करके इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि क्या कॉमन फीचर्स हैं, इनको हम जानेंगे कि क्या सिमिलरिटी होती है, वो क्या पैटर्न होता है जो इनके अंदर सिमिलर होता है। शुरुआत करते हैं जुवेनाइल फेज से। कहाँ से? जुवेनाइल फेज। चलिए जुवेनाइल फेज को हम नोट्स से देखते हैं। डिफरेंट फेज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिफरेंट फेज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अलग अलग फेजेज आते हैं। क्या आते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अलग अलग फेज आते हैं। पहला फेज है जुवेनाइल फेज। पहला फेज कौन सा है? जुवेनाइल फेज। इस चीज को आप ऐसे समझिए, जनरली एक बेबी पैदा हुआ, उसके बाद वो थोड़ा बहुत बड़ा होगा, उसके बाद स्कूल जाना शुरू करेगा, ठीक है, उसके बाद कॉलेज जाना शुरू करेगा, उसके बाद से जॉब वगैरह करेगा, उसकी शादी होगी, उसके बाद से वो बूढ़ा हो जाएगा। अब आप देख रहे हो एक सिस्टम चल रहा है। क्या चल रहा है? एक सिस्टम चल रहा है। जब एक बेबी पैदा होता है ना, तो तब से लेके उस एज तक, ध्यान से समझिएगा, जब एक बेबी पैदा हुआ था ना, तब से लेके उस एज तक, कब तक? जब तक उसकी प्यूबर्टी नहीं आई थी। कब तक? जब तक उसकी प्यूबर्टी नहीं आई थी, यानी कि रिप्रोडक्टिव स्टेज जब तक यहां पर पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए थे, तब तक कौन सा फेज होगा? जुवेनाइल फेज होगा। कौन सा फेज होगा? जुवेनाइल फेज होगा। आपको पता ही होगा कि 19 इयर्स के बाद से जो आपके बॉडी का ग्रोथ है ना, वो नहीं होता। जब आप 19 इयर्स के हो जाते हो तो उसके बाद आपकी हाइट्स नहीं बढ़ती, मतलब कि जो ग्रोथ है ना वो रुक चुकी है, ग्रोथ यहीं तक होगी, इसके बाद आप नहीं बढ़ोगे। देखिए मेरे कहने का ये मतलब है कि जनरली जो जुवेनाइल फेज होता है उसके अंदर ग्रोथ और मैच्योरिटी वाला पोर्शन आता है। देखिए ध्यान सुनिए, जुवेनाइल फेज जो होता है ना, उसके अंदर ग्रोथ और मैच्योरिटी वाला पोर्शन आता है। उसके बाद हमारा अगला जो फेज है वो होता है रिप्रोडक्टिव फेज। कौन सा फेज होता है? वो होता है रिप्रोडक्टिव फेज, जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार हो रहा है। क्या हो रहा है? जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार हो रहा है। देखिए जुवेनाइल फेज में अभी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है। क्या हो रही है? जुवेनाइल फेज में अभी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है, वो मैच्योर हो रहा है। जैसे ही वो प्यूबर्टी को हीट करेगा, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होना शुरू होंगे, और जैसे ही प्यूबिक हेयर डेवलप होगा, ब्रेस्ट डेवलप होंगे फीमेल्स के अंदर। देखिए जब एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार हो जाता है तो वो कौन से फेज में इंटर कर गया? रिप्रोडक्टिव फेज में। कौन से फेज में? रिप्रोडक्टिव फेज में। उसके बाद जैसे ही ये रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होगा, अब पूरी लाइफ तो रिप्रोडक्शन कर नहीं सकता, जैसे ही ये रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होगा तो वो इंटर कर जाएगा कौन से फेज में? बताइए, बोलिए। सेंसेंट फेज में। कौन से फेज में? जैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होगा वो इंटर कर जाएगा सेंसेंट फेज में, यानी कि आपके बुढ़ापे की एज। कौन सी एज? आपकी बुढ़ापे की एज, ठीक है, ओके। और फिर उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसके बाद डेथ हो जाएगी। तो 3 फेजेज होते हैं। क्या होते हैं? 3 फेजेज होते हैं। पहला जुवेनाइल फेज, दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज, तीसरा सेंसेंट फेज। भूलेगा नहीं ना? देखो इतना बार रिपीट किए, भूलना तो नहीं चाहिए। देखिए जुवेनाइल फेज रिप्रोडक्शन से पहले वाला फेज है। जुवेनाइल फेज रिप्रोडक्शन से पहले वाला फेज है, जिसके अंदर आपकी ग्रोथ हो रही है, मैच्योरिटी हो रही है। रिप्रोडक्टिव फेज जिसके अंदर आप रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार हो रहे हो, ठीक है। चलिए एक बार मैं आपको और बताता हूं। जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेंसेंट फेज, ठीक है, 3 फेजेज हो गए। जुवेनाइल फेज वो होता है रिप्रोडक्शन से पहले वाला फेज, जिसके अंदर आपकी बॉडी ग्रोथ हो रही है, आप मैच्योर हो रहे हो। रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है, जिसके अंदर आप रिप्रोडक्शन करने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो। सॉरी, रिप्रोडक्टिव फेज जिसके
जिसके अंदर आप रिप्रोडक्शन करने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो, ठीक है, रिप्रोडक्शन करने के लिए आप मैच्योर हो, ठीक है। उसके बाद से आता है सेंसेंट फेज, जिसमें कि आप रिप्रोडक्टिव फेज जो है ना वो खत्म हो जाती है और बुढ़ापा शुरू हो जाता है, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने इंड की तरफ जा रहा है, जिसकी डेथ होने जा रही है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब इस चीज को हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं और नोट्स में क्या लिखा है। जुवेनाइल फेज, period of growth and maturity of an organism before it can reproduce sexually, ठीक है। देखिए जुवेनाइल फेज एक ऐसा फेज होता है, एक ऐसा पीरियड होता है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी रखने से पहले की जो स्टेज है उसे बोलते हैं जुवेनाइल फेज, ठीक है। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी रखने से पहले की जो स्टेज होती है उसे बोलते हैं जुवेनाइल फेज, ठीक है। जिसमें हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करेगा, क्या करेगा, हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करेगा और मैच्योर होगा, क्या होगा, मैच्योर होगा। ये हो गया एनिमल्स की बात, किसकी बात, ये हो गई एनिमल्स की बात। और जब प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं, इन प्लांट्स की केस में बारे बात करें तो जब प्लांट रिप्रोड्यूस करता है उससे पहले प्लांट्स की ग्रोथ हो रही है, वह मैच्योर हो रहा है, उस फेज को बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन में है सारी चीजें, अब आगे हम देखेंगे। All organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually. The period of growth is called the juvenile phase. It is known as vegetative phase in plants, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म एक सर्टेन स्टेज पर पहुंचता है, उसको सर्टेनली ग्रो करना है, उसको इतना मैच्योर होना है कि वो रिप्रोड्यूस कर पाए, क्या कर पाए, वो रिप्रोड्यूस कर पाए। तो ये जो टाइम होता है ना, इस टाइम पीरियड को बोलते हैं जुवेनाइल फेज, और प्लांट्स में इसी को बोलते हैं वेजिटेटिव फेज, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब ये जो जुवेनाइल फेज है ना, अब ये जो जुवेनाइल फेज है, अब ह्यूमंस में क्या होता है, ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो 10th एज में शुरू होता है। कब शुरू होता है, 10th एज में शुरू होता है, जब रिप्रोडक्शन करने के लिए हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है। और 19 के बाद, ध्यान से समझो, 19 के बाद हमारे जो ग्रोथ वाला जो फेज है ना, यानी कि जुवेनाइल फेज, वो खत्म हो जाता है। वो क्या होता है, जुवेनाइल फेज खत्म हो जाता है। हम ग्रो नहीं करेंगे, हमारी बॉडी और ग्रो नहीं करेगी। तो ये ड्यूरेशन इनकी बहुत डिफरेंट होती है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि हम ह्यूमंस के बारे में इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इस जुवेनाइल फेज की जो वेरिएशन होती है, ड्यूरेशन कितने टाइम तक रहेंगे ये जुवेनाइल फेज, ये डिफरेंट होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। The end of juvenile vegetative phase, which mark the beginning of the reproductive phase, can be seen easily in the higher plants when they come to flower, ठीक है। देखिए ये जो जुवेनाइल फेज है, रिप्रोडक्टिव फेज है, सेंसेंट फेज है। कौन कौन से, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेंसेंट फेज, इनको 3 हिस्से में डिवाइड कर लो। कितने हिस्से में, 3 हिस्से में डिवाइड कर लो। जुवेनाइल फेज में आप ग्रो कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जुवेनाइल फेज में आप ग्रो कर रहे हो, मैच्योर कर रहे हो, और जैसे ही आप पूरी तरह से मैच्योर हो चुके हो, ग्रो हो चुके हो, तो आपका कौन सा फेज शुरू हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव फेज। कौन सा फेज शुरू हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो जाएगा। तो राइट ना, व्हेन द एंड ऑफ जुवेनाइल वेजिटेटिव फेज विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, जिसको हम हायर प्लांट्स के अंदर इजीली देख सकते हो। जो हायर प्लांट्स होते हैं ना, उनके अंदर जब फ्लावर्स आते हैं, क्या आते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जब फ्लावर्स आते हैं, उसका मतलब क्या
होता है कि जब कि अब प्लांट्स रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अब प्लांट रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स आने का मतलब होता है कि प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्टिव स्टेज शुरू हो चुकी है। क्या हो चुकी है? रिप्रोडक्टिव स्टेज शुरू हो चुकी है। प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं ना, वो रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट ही होते हैं। क्या होते हैं? प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं ना, वो रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट ही होते हैं। तो फ्लावर्स क्या है यहाँ पर? यहाँ पर रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट ही है। उससे ये पता चलता है कि ये प्लांट अब रिप्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, उसी के बाद उसमें फ्रूट वगैरह बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। reproductive phase, period in which an organism is capable of reproduce sexually, easily seen in higher plants when they come to flower। ठीक है, देखिए ये एक ऐसा पीरियड होता है, ये एक ऐसा पीरियड होता है जो कब शुरू होता है? जब जुवेनाइल फेज खत्म होता है। कब? जब जुवेनाइल फेज खत्म होता है, ग्रोथ का फेज खत्म होगा, तो कौन सा फेज शुरू होगा? रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होगा। कौन सा फेज शुरू होगा? रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होगा। ये एक ऐसा फेज है ना, जहां पे एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने के लिए, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए रेडी हो रहा है, कैपेबल हो रहा है। ठीक है, और ये हमें कहां देखने को मिलेंगे? बताइए, कहां देखने को मिलेंगे? हायर प्लांट्स में। जब वो प्लांट्स, जब उनके अंदर फ्लावर आता है ना, कब? जब प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स आते हैं ना, तो इससे पता चलता है ना कि उसकी रिप्रोडक्टिव जो स्टेज है वो स्टार्ट हो चुकी है। क्या हो चुकी है? उसकी रिप्रोडक्टिव जो स्टेज है ना, वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Few plant exhibit unusual flowering phenomena. For example, bamboo plants once in life, Strobilanthes kunthiana, Nilkurenji reproduce in 20 years। ठीक है, देखिए अब ये रिप्रोडक्टिव फेज अलग अलग वेरी करता है। क्या करता है? ये रिप्रोडक्टिव फेज अलग अलग वेरी करता है। कई प्लांट्स में किसी टाइम पे आएगा, तो कई प्लांट्स में काफी जल्दी आता है, कई प्लांट्स में काफी लेट आता है। तो वो कई प्लांट्स में लाइफ में बस एक ही बार आता है। ठीक है, तो इससे हमें एक डिफरेंट वेरिएशन देखने को मिलता है। क्या मिलता है? डिफरेंटली वेरिएशन देखने को मिलता है, जो कि बॉम्बू का जो प्लांट होता है ना, वो होता है सिर्फ और सिर्फ एक बार ही अपनी लाइफ में रिप्रोड्यूस करेगा। बॉम्बू का जो प्लांट होता है वो कब होता है? सिर्फ और सिर्फ एक ही बार अपनी लाइफ में रिप्रोड्यूस करता है। क्यों? क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ एक ही बार रिप्रोड्यूस करता है अपनी पूरी लाइफ में। ठीक है, एक और एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना का नाम क्या है? नीलकुरेंजी। क्या है? नीलकुरेंजी। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल है और कभी भी नीट में आ सकता है। ठीक है, ये 12 सालों में, 20 इयर्स में बस एक बार रिप्रोड्यूस करता है। कितने सालों में? ओनली और ओनली 20 इयर्स में बस एक बार रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, देखो ये जरूरी नहीं है कि कितने टाइम तक जुवेनाइल फेज होगा, कि फिर रिप्रोडक्टिव फेज होगा, फिर सेंसेंट फेज होगा। ये जरूरी नहीं है। ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइम पीरियड होता है। लेकिन सिमिलर पैटर्न क्या है कि सभी में जुवेनाइल फेज होगा, सभी में रिप्रोडक्टिव फेज होगा, सभी में सेंसेंट फेज होगा। ठीक है,